इनके क्या है जो 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 करती है जी ठीक चलिए स्टार्ट। जी ठीक है। ओके नाउ द फंक्शन ऑफ स्किन। ठीक है जी। तो फंक्शन ऑफ स्किन में तकरीबन 10 फंक्शन है स्किन के जो बड़े अहम हैं, बड़े वाइटल हैं और उनका एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक हो गई। मैं आगे आ रहा हूँ आई नो, लेकिन जब आएगी तो लाइट। तो पहला काम है प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। ठीक हो गया। कैसे हिफाजत करी है? द स्किन फॉर्म्स आर रिलेटिव वाटर प्रूफ लेयर। ठीक है। स्किन क्या होती है? वाटर प्रूफ। आप पानी डाले तो पानी को रोकती है, नीचे नहीं जाने देती। ठीक है। मेनली ड्यू टू द केराटिनाइज एपिथेलियम। जो एपिडर्मिस के ऊपर मैंने कहा था केराटिन होती है, जो केराटिन जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जो ऊपर वाली लेयर जो है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज केराटिन। उस केराटिन की वजह से ये क्या होती है? वाटर प्रूफ होती है, पानी को अंदर जाने नहीं देती। आप जो देखेंगे चमड़ा होता है ना, चमड़ा, जो चमड़े की चीज जो ओरिजिनल चमड़ा होता है वो स्किन से होता है। वो स्किन को ही वो लोग कंप्रेस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो स्किन ही कन्वर्ट होती है चमड़े में। याद रखिए। ठीक हो गया। जो जूतियों पे चमड़ा जो लेदर लगा होता है ना, जो कि सारी जिंदगी देखे वो लेदर लॉन्ग जो है लॉस होता है, खराब नहीं होता, वो प्रोसेस्ड स्किन होती है जानवर। ठीक है। तो आप देखें वो वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है। तो एपिथेलियम एज एन इंपॉर्टेंट डिफेंस एजेंट, इट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट, क्या है? डिफेंस, मतलब एजेंट है हमारा, हमारा फौजी है समझ लो, जो हमारा डिफेंस कर रहा है। एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर कहते हैं रुकावट को, अगेंस्ट किसके खिलाफ जो है रुकावट दे रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह, केमिकल्स, फिजिकल एजेंट। जिस तरह हल्की सी चोट लग जाए तो स्किन जो है नीचे वाले मसल्स को और बोन्स को बचा कर रखती है, उनको डैमेज होने नहीं देती। दूसरा अल्ट्रावायलेट रेज, जो शुआएं पड़ रही हैं बाहर से, उनको डायरेक्ट बॉडी के अंदर जाने नहीं देती। और दूसरा क्या है? डिहाइड्रेशन, हमें पानी की कमी से बचाती। जो लोग जल जाते हैं, जो लोग जल जाते हैं, जिनकी स्किन डैमेज हो जाती है, तो पहला ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? उनका फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं कि इनमें पानी की कितनी कमी हो गई है। तो उसके को मैं बड़ा समझा रहा हूं, आपको याद करने के लिए कहते हैं पार्कलैंड फार्मूला। उस फार्मूले से जितना परसेंट एरिया जो है उसका पेशेंट का बर्न होता है, उसको उसके मुताबिक आईवी फ्लूइड्स या ड्रिपेज दी जाती है, उसकी पानी की कमी को दूर किया जाता है। तो लिहाजा ये सबसे पहला फंक्शन है, क्या है? कि ये प्रोटेक्शन है हमारी बॉडी की, किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया वायरस। देखा ना, बैक्टीरिया वायरस यहाँ पे पड़े हैं, अंदर नहीं जा रहे, ये अंदर नहीं जाने दे। तो कोविड आया था ना, तो क्या था? आप मास्क पहन के फिरते थे और अपने हैंड वॉश करते थे, ताकि जो हैंड्स पे जो आपके बैक्टीरिया लगे हैं वो मुंह से अंदर जाने, अगर हैंड्स पे पड़े रहेंगे डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते। ठीक हो गया। दूसरा नहीं है, आँख खुल गई है। ठीक हो गया जी। ये देखिए स्किन बैरियर फंक्शन की मैंने कुछ चीज बताने की कोशिश की कि वायरसेस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स यानी केमिकल्स, और मॉइस्चर यानी कि नमी, जो नमी वगैरह, जो डिहाइड्रेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वो यही है कि ये नॉर्मल स्किन है, अंदर की चीजों को बाहर नहीं जाने दे रही और बाहर की चीजों को अंदर नहीं आने दे रही, रुकावट, बैरियर के तौर पे काम कर रही है। और अगर ये स्किन सही ना हो, डिस्ट्रक्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर क्या होता है? बाहर की चीजें अंदर आ जाती हैं और अंदर की चीजें बाहर आ जाती हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए। दूसरा फंक्शन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर।
बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? हाँ, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 36.88 सेल्सियस। ये सी लिखा है। सेल्सियस एक पैमाना है टेम्परेचर को मेजर करने का, ठीक हो गया। अब तो मेरी बात आ रही है, मेरी बात आ रही है? जी सर। ये दूध की बात सुन। जी जी सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर। ओके ओके सर आ रही है। ओके जी, ओके बच्चे। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर जो है, ये दूसरा फंक्शन है स्किन का, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसको बंद करें तो मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा, वरना नहीं। ठीक है जी। तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, फिर पूछ लो। लेकिन आप तो कहते हैं 100 बुखार है, 200 बुखार है, 300 बुखार है। मेरा सवाल है कि बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अराउंड 36.8 सेल्सियस, लेकिन हम जब बुखार कर रहे हैं तो कहते हैं 100 है, 101 है, 102 है। उसका जवाब ये है कि टेम्परेचर को मेजर करने से एक से ज्यादा स्केल्स हैं, एक से ज्यादा पैमाने हैं। उसकी जो जो सी है ना, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एफ, वो फॉरेन हीट में बता रहा होता है। आप देखें जो अच्छी है थर्मामीटर है, उसके ऊपर एक स्केल ऊपर वाला होता है, एक स्केल नीचे वाला होता है। तो बॉडी सर्टिशाम की कंसीडर होगा ये बेटा, ये टेम्परेचर सर्टिशाम की कंसीडर होगा नहीं, 36.8 एग्जैक्ट है, लेकिन आप 37 कह लें। तो बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अराउंड 36.8 सेल्सियस या 58.4 फॉरेनहीट। ठीक है, वो जो आप 100 बुखार और 99 बुखार कह रहे होते हैं ना, वो फॉरेनहीट में आप लेंगे। ठीक हो गया। The amount of heat lost from the skin depends largely on blood flow through thermal capillaries। वो ये कहता है कि जो बॉडी से हमारी हीट लॉस होनी है, लाइक गर्मियों का मौसम, अब गर्मियों के मौसम में बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, लाइक बाहर क्या हो गया, बाहर हो गया 42 43 आम चलता है ना गर्मियों में जी। आज 40 है जी, आज 42 है, आज 43 है, आज 44 है, आज 45 है। ठीक है, अब बॉडी ने कितना मेंटेन करना है, 36 इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये शॉर्ट नोट आता है सारा, ये शॉर्ट नोट आता है, फिर आपने कहना है कि गलत बताया नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूं कि रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर में आपने ये बात समझनी है कि अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ गया 40 हो गया और आपकी बॉडी का टेम्परेचर 36.8 है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट से कम है, बॉडी ने इसको मेंटेन करना पड़ेगा, वरना बॉडी का टेम्परेचर भी 42 43 हो जाएगा, तो बाहर बाहर कितना है, तो क्या करेगी बॉडी, जो टेम्परेचर उसके अंदर उसको बाहर निकालना शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है। जिस तरह यहाँ पे कोई चीज, ये अब डेड चीज है ना, बोलता है जो टेम्परेचर कमरे का होगा वही इसका हो जाए, लेकिन मैं लाइव हूँ, जिंदा हूँ, लेकिन मैंने अपना टेम्परेचर मेंटेन करना। बाहर का टेम्परेचर कोशिश यही करेगा कि मेरा टेम्परेचर भी 42 43 हो जाए, लेकिन मैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसके लिए मुझे अपनी बॉडी से हीट बाहर निकालना पड़ेगी। The amount of largely lost from the skin depend largely on the blood flow through dermal capillaries। तो ये फिर स्किन किस तरह मैनेज करती है कि जो डर्मल कैपिलरीज और खून की नालियां हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाने से और कम करने से, वो मैंने आपको आगे बताऊंगा इस लाइन का मतलब। अब यहाँ ले, as the body temperature rises, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बाहर गर्मी है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, the arterioles dilate and more blood enters the capillary network in the skin। जो खून की नालियां थी डर्मिस के अंदर वो डायलेट हो गई, खुल गई,
उनके खुलने से उनमें खून ज्यादा आया, खून का फ्लो ज्यादा हुआ। जब खून का फ्लो ज्यादा हुआ तो आपको पता खून को आप हाथ लगाएं तो खून गर्म होता है, ठीक है, उसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो जब खून ज्यादा आया, तो जब खून ज्यादा आएगा स्किन के अंदर तो वो हीट को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसको उल्ट कर लें, विंटर में, सर्दियों में जब बाहर का टेम्परेचर कितना है 10, 8, 6, 12 ये होता है ना, लेकिन बॉडी ने क्या क्या मेंटेन करना है 36.8। उसको क्या करना है, उसको बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकना है। फिर वो क्या करेगी, वो करेगी कि जो स्किन की नालियां हैं वो तंग हो जाएंगी, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, वहां खून जाएगा ही नहीं। जब खून नहीं जाएगा, खून बॉडी के अंदर अंदर वाले हिस्सों में रहेगा, तो जो खून की हीट है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन का। ये आपसे शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेम्परेचर रेगुलेशन। फिर बता रहा हूं कि बॉडी किस तरह से टेम्परेचर रेगुलेट करती है, अपना डर्मिस के अंदर खून की सप्लाई को बढ़ाकर या कम करके। अगर गर्मी का मौसम है और बॉडी ने अपनी हीट बाहर निकालनी है, तो वो जो डर्मिस के अंदर खून की नालियां हैं उनको डायलेट कर देगी, वो खुल जाएंगी, खून का बहाव ज्यादा आएगा और फिर वो वहां से आपकी बॉडी सरफेस से खून का जो टेम्परेचर है या हीट है वो बाहर निकल जाएगी। गर्मियों में, सर्दियों में इसका उल्ट होगा। सर्दियों में क्या होगा कि आपकी जो खून का बहाव है डर्मिस में वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट का लॉस खून से कम होगा, बॉडी से हीट बाहर नहीं जाएगी। इसी की मिसाल है, सर्दियों में आपके हाथ और पांव ठंडे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी नालियां तंग हो जाती हैं, उनमें खून जाते ही नहीं। जब खून नहीं जाता तो वो बॉडी के अंदर वाले हिस्सों में रहता है। बॉडी अपना टेम्परेचर को, जितना भी टेम्परेचर होता है, जितनी भी हीट इसके अंदर होती है, उसको कंजर्व संभालने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो खून की जो है नालियां हाथ की और पांव की खास तौर पे बिल्कुल बंद हो जाती है। इसलिए आपको आपके हाथ भी पेल नजर आते हैं, बिल्कुल ठंडे और पेल, व्हाइटिश, उनमें खून नहीं होता, क्योंकि बॉडी हीट को कंजर्व कर रही होती है। आप देखें, ये जो पहाड़ पे जाते हैं ना, पहाड़ सर करते हैं, केटू सर करना, ये सर करना, वो उनकी हाथ की उंगलियां गिर चुकी होती है अक्सरों, पाँव की भी उंगलियां उनकी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि बॉडी अपना टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए इन मतलब हाथों की तरफ खून जाता ही नहीं। जब खून नहीं जाएगा 3-4-5 घंटे, तो ये उंगलियां डेड हो जाएगी और वो खुद ही गिर जाती है। ठीक है, जो माउंटेनियर हैं, ये जो पहाड़ सर करते हैं, उनकी अमूमन पाँव की और हाथ की उंगलियां नहीं होती। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट के इस और आमतौर पे ये हाथों की उंगलियां और नाक, ये फ्रोस्ट बाइट हो जाते हैं। ठीक है, इनकी इनकी खून की सप्लाई कम हो जाती है और ये 5-6 घंटे ना अगर खून जाएगा तो ये डेड हो जाएगा। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ स्किन, क्या? टेम्परेचर रेगुलेशन। ये मैंने बता दिया सर्दियों में। ये देखें, ये थोड़ा सा इसको डायग्राम को समझने की कोशिश करनी है आपने। ये बैलेंस है, ठीक है, ये कोल्ड है और ये हॉट है। कोल्ड वेदर, मतलब कोल्ड का मतलब लिखने का मतलब ये है कोल्ड वेदर, सर्दी का मौसम। अब सर्दी के मौसम में क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होती है? वेसल्स का तंग हो जाना। एंड वेजो डायलेटेशन क्या है? वेजो का मतलब वेसल्स, खून की नालियां, और डायलेट हो जाना, फूल जाना। कंस्ट्रिक्शन, तंग हो जाना, मतलब अगर ये नाली ऐसे है, ये है डायलेटेशन, और ऐसे तो ये क्या है? कंस्ट्रिक्शन। अब कोल्ड वेदर में क्या होगा? स्किन के लेवल पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और मसल्स क्या क्या मतलब करेंगे? शिवरिंग करेंगे। आप देखें सर्दी में हमें काम, जब सर्दी बहुत ज्यादा लगे तो हम कांपते नहीं है, तो उससे क्या होता है? मसल्स मूव करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो जब मसल्स मूव करते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो फिर हीट बॉडी उसको यूज करती है। तो इसका उल्ट होता है, जब वेदर हॉट होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है? वेजो
नालियां खुल जाती हैं स्किन की, और क्या होता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग कैसे ठंडक पैदा करता है? स्वेटिंग स्वेटिंग हमें गर्मी में पसीना आता है ना, ये क्यों आता है? ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए आता है। जितनी गर्मी होगी उतना पसीना ज्यादा आएगा, जितनी गर्मी कम होगी उतना पसीना कम आएगा। इसका क्या ताल्लुक है टेम्परेचर रेगुलेशन? इसकी बड़ी एक मिसाल है आपके सामने, बताऊंगा। आपने कभी लफ्ज सुना है इवेपोरेशन? हाँ, इवेपोरेशन क्या होती है? हमें मिसाल है आपके सामने। पानी को जब हम बॉईल करते हैं, आपने कभी घड़ा देखा है? घड़ा, पानी का भाप में तब्दील होना सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप तो कुछ नहीं है ऑनलाइन। हाँ जी, कभी आपने घड़ा देखा है? घड़े में पानी ठंडा कैसे रहता है? मटके में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो मटके होते हैं, उसमें पानी कैसे ठंडा होता है? नहीं, ये उसका प्रिंसिपल है ना, उसका प्रिंसिपल ये इवेपोरेशन ही है, ये स्वेटिंग ही है, ये तो आपको समझाने लगा हूं। उसका प्रिंसिपल और अल्लाह ताला ने जो हमें स्वेटिंग का निजाम दिया, उसका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। होता क्या है, जब आप घड़े में पानी डालते हैं तो उसकी नमी की वजह से जो है मतलब घड़ा है सारा, वो आप देखें नमदार हो जाता है, ठीक है, गीला हो जाता है। वो गीला जो होता है वो जब बुखारात बन के वहां से उसकी सरफेस से पानी बुखारात बन के उड़ता है, तो वो ठंडक करता है। उसकी वजह से जो उसकी दीवारें जो हैं घड़े की वो ठंडी हो जाती हैं, और जो उसके अंदर पड़ा हुआ पानी है वो ठंडा हो जाता है। द सेम प्रिंसिपल गॉड हैज डन हियर। स्वेटिंग आई, आपकी स्किन के ऊपर सारा पानी आ गया, वो पानी बुखार बन के उड़ा, उसके नतीजे में उसने ठंडक पैदा की। ठंडक से क्या हुआ, जो आपके अंदर की हीट थी वो मजीद कम हो गई। इसीलिए गर्मियों में आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है। तो ये दो आपने समझ लिए बैलेंस, ये देखें ना, ये बैलेंस बना हुआ है। कोल्ड में क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, खून की नालियां तंग हो जाएंगी सर्दियों में, और दूसरा शिवरिंग होगी। ये दोनों चीजों से क्या होता है, हीट बॉडी में बढ़ती है, मेंटेन रहती है। और गर्मियों में वेजोडाइलेशन होगी, खून की नालियां खुली रहेंगी, और दूसरा स्वेटिंग। तीसरा फंक्शन, ये आपने एक एक करके पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। स्किन के अंदर विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, इसको कहते हैं 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। 7 dehydro cholesterol, this is actually a inactive form of vitamin D, inactive form of vitamin D। ये नॉर्मली स्किन में पड़ा होता है, और ये जब इसके ऊपर सूरज की छाएं पड़ती हैं, सूरज की छाएं पड़ती हैं, तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही लिखा था 7 dehydro cholesterol, inactive form of vitamin D, is a lipid based substance in the skin and is converted to vitamin D by sunlight। आप देखें लोग सन बाथ लेते हैं, खास तौर पे गोरों के मुल्कों में, क्यों? वहां सूरज निकलता ही नहीं, सूरज कम निकलता है, ठीक है। सर्दियों का स्पैन लंबा होता है, गर्मियों का स्पैन कम होता है। उन लोगों की हड्डियां वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, इसलिए जब भी सूरज निकलता है वो सब सारी कौम निकली थी, सूरज में बैठते हैं। तो सर्दी में वो जब सन निकलता है, वो सन को बड़ा पसंद करते हैं, सन में बैठते हैं। उससे क्या होता है कि विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी क्या करता है कि बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल को बढ़ाता है, जिससे बोन्स बनती है। ठीक हो गया? तो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ, देखें, ठीक है। ये स्किन है, सूर्य की रोशनी है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये पड़ी है, और इसने इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर। चौथा काम, कुटेनियस सेंसेशन, हिस।
ठीक है, इसका बहुत फायदा है। ये हमारा जो स्किन है ये बेसिकली इसका भी काम कर रही है, इसमें फीलिंग्स है, अल्लाह ताला ने नर्व एंडिंग रखी है, किसे रखी है? क्यों? मैं किसी गर्म चीज को हाथ लगाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि यार ये चीज गर्म है, मैं उससे दूर हो जाता हूँ और मेरी सारी बॉडी जलने से बच जाती है। तीसरा क्या? प्रेशर। मुझे पता चला कि इस चीज में प्रेशर है, मैं प्रेशर की चाहिए। तीसरा क्या है? गर्म और ठंडे के अलावा हो गया प्रेशर, पेन। पेन, ठीक है, कि मुझे पेन फील करता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ, टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन, ठीक है। स्टिमुलेशन जनरेट नर्व impulses in the sensory nerve endings that are transmitted to cerebral cortex। cerebral cortex कहते हैं ब्रेन को, ब्रेन का पार्ट, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये जो स्टिमुलेशन है, मतलब स्टिमुलेशन क्या है? कोई भी चीज स्टार्ट करना, ट्रिगर देना। लाइक ये है ना, मैं सुई लेके इसको टच करूंगा तो ये जो सुई मार रहा हूं ना, दैट इज स्टिमुलेशन। मैं इसको स्टिमुलेट कर रहा हूं, अपने नर्व एंडिंग को लेना पड़ी। बात समझ रहे हैं? लाइक जिस तरह ये मैं, ये पेन है ना, ये पेन नोकीला है, मैं इसको अपनी फिंगर पे मार दूंगा, ये मैं इसको स्टिमुलेट कर रहा हूं, जो मेरी यहाँ नर्व एंडिंग, तो मुझे पेन हो रही है, फीलिंग आ रही है। ये फीलिंग कैसे मतलब हो रही है? ये देख, ये कर रहा हूँ, यहाँ नर्व एंडिंग है, वो यहाँ से मैसेज लेके मेरे ब्रेन में जा रही है, वो ब्रेन फील कर रहा है कि ये चीज नुकीली है, इससे दूर हो, ये चीज ठंडी है, इससे दूर हो, ये चीज गर्म है, इससे दूर हो। तो स्टिमुलस यहाँ नर्व एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग्स ये मैसेज जा रहा है मेरे ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो मुझे पैगाम मिल रहा है कि यहाँ पर ये फिर मैसेज रीड हो रहा है, मतलब पढ़ा जा रहा है। some areas have more sensory receptors than the other। कुछ एक हमारी बॉडी के पार्ट ज्यादा सेंसिटिव है दूसरों से। इसका मतलब है जो ज्यादा सेंसिटिव होंगे वहां पर नर्व एंडिंग भी ज्यादा होगी, वहां पर नसें भी ज्यादा होंगी। लाइक मिसाल दी है, लिप्स दे आर वेरी सेंसिटिव, फिंगर्स दे आर वेरी सेंसिटिव। यहाँ पे सबसे ज्यादा पेन आपको फिंगर्स पे होती है, ठीक है, और लिप्स दे आर वेरी पेनफुल, इसलिए ये जगहों पे नर्व एंडिंग्स ज्यादा होंगी। कमर पे नर्व एंडिंग्स कम होती हैं, इसलिए आपको पेन यहाँ पर एज कंपेयर टू फिंगर या एज कंपेयर टू लिप कम होती है। आगे बढ़ेगा। पांचवा, एब्जॉर्प्शन, जज़ब करना। जज़ब करना ये भी हमारी स्किन का एक फंक्शन है। लाइक आपको पेन होती है, चोट लग जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार ये जेल मल ले, जेल वो मल कर आप जब मलते हैं तो वो आप बेसिकली स्किन से जज़ब करवा रहे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज लिमिटेड, ये फंक्शन स्किन का बड़ा लिमिटेड सा है। बट सब्सटेंसेस, चीजें दैट आर एब्जॉर्ब इंक्लूड, कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं? नंबर वन, सम ड्रग्स, कुछ अद्वियात, इन ट्रांसडर्मल पैचेस, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ड्यूरिंग मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज क्या होता है? दिस इज मेडिकल टर्म। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज लिख लें, मेनोपॉज क्या होता है? एलएचडी कोई स्टूडेंट नहीं है, आप लोग नाम आसिफ का, ये वो जहां से आते हैं जो मेनोपॉज क्या करता है? तो रीडर, मेनोपॉज क्या होता है? आपको पता है? आपको पता है? मुझे नोटी, हां मुझे नोटी नेक्स्ट 45 के बाद फीमेल्स के अंदर, 45 के अराउंड फीमेल्स के अंदर जो उनके मंथली साइकिल है वो बंद हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। अभी याद आ गया। लाभ में भी सिर्फ सोचो, मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर, ठीक है। सर 10:36 ओके कहता है जी सर। ओ, ओ,
ठीक है, एक मिनट मुझे भी करना, आप फोकस करो, खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मेनोपॉज क्या होता है कि 40-45 के बाद फीमेल्स के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसको फिर उसके अपने हार्मोन्स जो है बॉडी में एस्ट्रोजन वगैरह उनकी कमी आ जाती है। तो ये कह रहा है उसके बाद फीमेल्स को हार्मोन चाहिए होते हैं, और उनको जो रिप्लेसमेंट करने का एक तरीका है वो ये होता है कि डॉक्टर जो है वो फीमेल्स को कहते हैं कि ये एस्ट्रोजन क्रीम है, ये आप ना डोज में लें। उससे क्या होगा, वो स्किन उसको जल्द कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर होने करेगी। ठीक हो गया। दूसरा क्या होता है, सबसे अहम बॉयज, ये तो गर्ल्स से रिलेटेड मिसाल, बॉयज से रिलेटेड क्या मतलब मिसाल है, निकोटिन पैच। आपने कभी देखे हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको जब स्मोकिंग छोड़नी होती है वो कहते हैं यार आप निकोटिन पैच यूज किया करें। वो निकोटिन पैच क्या होता है कि वो एक तो ये है कि एकदम छोड़ेंगे तो वो छोड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, तो निकोटिन पैच होता है कि उसको स्मॉल अमाउंट में वो निकोटिन पैच होता है, वो ये या तो वो मुंह के अंदर रख लेते हैं, वहां से जज़ब होता है। कुछ पैचेस जो है वो ये एक्सिला में और यहाँ बाजू में रखते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि वो उसको यहाँ पे रख लेते हैं निकोटिन पैच को, ऐसा से यहाँ से स्किन से जज़ब होकर तो खून में जाता है, उसको थोड़ी बहुत निकोटीन देता रहता है, फिर आहिस्ता 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 वो उसको कम करता है और फिर वो स्मोकिंग छोड़ देता है। तो ये भी एक एब्जॉर्प्शन की मिसाल है। दूसरा क्या है, सम टॉक्सिक केमिकल्स लाइक मर्करी। मर्करी का जो पारा होता है, जो ये थर्मामीटर के अंदर पारा होता है, वो भी हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होता है, और वो क्या करता है, स्किन की पिगमेंटेशन करता है। जो लोग मर्करी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी स्किन आप कभी देखें तो उसके ऊपर सारे ब्लैक स्पॉट्स पड़े होते हैं। आगे चलेंगे, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का वेरी गुड, अखराज। ठीक है, तो अखराज भी हमारे स्किन का एक फंक्शन है। द स्किन इज अ माइनर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब माइनर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं? वेरी गुड, और फीसिस वो भी एक्सक्रीशन में रहेगी। वेरी गुड रिजवान। द स्किन इज अ माइनर एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर सम सब्सटेंसेस इंक्लूड, क्या, सोडियम क्लोराइड, नमकियात हमारे पसीने में खारिज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखें मतलब पसीना साल्टी होता है हमारे, समटाइम कभी खेलते हुए ना कभी पसीना बहुत ज्यादा है तो उसका टेस्ट हमारी जुबान पे भी आ जाता है। तो आप देखें सोडियम क्लोराइड इन स्वेट, यूरिया, जिन लोगों का गुर्दे फेल हो जाते हैं, आप देखिए उनका स्वेट का जो टेस्ट होता है ना, वो और आम स्वेट के टेस्ट में फर्क होता है। क्यों? उसमें यूरिया की मिकदार ज्यादा होती है। यूरिया किसमें खारिज होता है? किडनी से, मतलब यूरिन में जाएगा। तो अगर एक बंदे को यूरिन आई ना तो उसकी बॉडी में यूरिया की मिकदार ज्यादा होगी। जब यूरिया की मिकदार ज्यादा होगी तो बाहर उसने कहीं ना कहीं से तो खारिज होना है, तो स्किन से भी कुछ यूरिया खारिज होता है। नंबर 3, एरोमेटिक सब्सटेंसेस। ये एरोमेटिक बेसिकली ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टर्म है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एरोमेटिक कैसे मैं बता दूं, खास किस्म की ना शेप होती है एरोमेटिक शेप। ये केमिकल्स की जो बेसिक जो उसकी मॉलिक्यूल की शेप है वो एरोमेटिक मतलब इस तरह से होती है। एरोमेटिक सब्सटेंसेस जैसे कि गार्लिक एंड कुछ मसाले, गार्लिक क्या होता है, अदरक, अदरक वगैरह भी जो है वो जब हम खाते हैं तो उसके जो रेसिड्यू है जो चीज बच जाती है वो स्किन से खारिज होती है। आगे चलें, बूंद हीलिंग। बूंद हीलिंग, जहां का भरना, जब हमारे स्किन को कोई कट आ जाता है, कोई जख्म बन जाता है, तो वो आप देखें स्किन अपने आप को रीजनरेट करती है, दोबारा अपने आप को बनाती है। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, स्किन है फाइब्रोब्लास्ट, कौन सी लेयर में, कौन सी लेयर में थे फाइब्रोब्लास्ट, अभी बताया। हाँ, डर्मिस में। ठीक हो गया, डर्मिस की ना कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जी नहीं अभी चल रही है ऊपर। क्या क्या सवाल क्या, कह रही है क्लास खत्म हो गई है, मैं कभी नहीं हुई। इसको पता नहीं क्या जल्दी बोल रहा है, ये समझ नहीं आता।
इसको पहले बताया कि आज इसको वाइंड अप करके जाना। ये 10 फंक्शन है, बस बाकी आगे कुछ भी नहीं। साथ के आप आगे 3-4 इस तरह की हेडिंग्स ही हैं, मैं तो आपको मतलब सब चीजें बताता जा रहा हूँ। ये कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं ये easy है। बेटे की स्किन का एक ऑर्गन हमने एक दिन में करना है, हमें वाइंड अप करना है, ठीक है ना। मैं तो आपको एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ, उर्दू एक एक लफ्ज का उर्दू तर्जुमा कर दूंगा ताकि आपको मसला ही कोई ना हो। ये तो मैं पॉइंट्स में लिख के ले आऊँ, मैं 4 घंटे लगते हैं मुझे लिखने में, 5 घंटे पॉइंट्स में लिखो तो 2 घंटे में तैयार हो जाए। लेकिन मैंने पूरी पूरी लाइन लिखी थी कि आप इसी को याद करके इसी से आपने इम्तिहान है। स्किन है, फोकस करें फोकस करें फोकस करें, अभी अभी हमें अभी मिलेंगे 5 मिनट। हाँ जी, ब्रेक लेंगे भी अभी दे देते हैं ब्रेक 10 मिनट्स ले लेते हैं। लेकिन अभी ये करना अभी ये तो कर लेना, 10 मिनट का रहेगा, फंक्शंस कंप्लीट करें। ये सिर्फ हीलिंग कंप्लीट कर लें फिर कर लेते हैं। स्किन है फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर्स and through a complex mechanism of healing it has tendency to recover and regenerate। तो स्किन के अंदर उसने बताया कि मैंने शुरू में बताया कि जो स्किन की डर्मिस की लेयर है उसके अंदर होते हैं फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर्स। ठीक हो गया। ये दोनों चीजें जो हैं ये हेल्प करती हैं वुंड हीलिंग में। जब कट आ जाता है हमारे बॉडी पे कहीं या स्किन लॉस हो जाती है तो आप देखें कि स्किन के अंदर टेंडेंसी होती है कि ये अपने आप को रीजनरेट करे, और जब स्किन अपने आप को जहां पे रीजनरेट करेगी वहां पर क्या चीज बनती है, वेरी गुड, वहां पर स्कार बनता है। तो जो स्कार है वो एक समझ लें कि रीजनरेशन का एक साइन होता है, एक साइन होता है कि भाई यहाँ पर कभी चोट लगी है या ये कभी स्किन का लॉस हुआ है। ठीक हो गया। और नंबर 3, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग। हीलिंग की 2 टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी और एक है पर जो है प्राइमरी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। प्राइमरी ये है कि मेरा कट लगा, उसको मैंने टांग उसके ऊपर मैंने टांके लगाई, दोनों चीजें अप्रोक्सीमेट हो गई, इस तरह हो, दोनों स्किन के मार्जिन एक दूसरे के पास आ गए, दैट इज तो अब हीलिंग होगी, दैट इज प्राइमरी। एक जख्म ऐसा हो गया, खुल गया, स्किन लॉस हो गई, टांके नहीं लगे, टांके नहीं लगे, ठीक है। तो अब जो हीलिंग ये मार्जिन आहिस्ता 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 एक दूसरे के जो करीब आएंगे, ये हीलिंग कौन सी होगी, वेरी गुड। मिसाल दे देता हूं, एक तो मैंने मिसाल दे दी आपको टांकों की कि एक बच्चा आया मेरे पास, उसका यहाँ माथे में चोट लगी, मैंने टांके लगा दिए, ये हीलिंग कौन सी है। और एक एक्सेस ड्रेन की, एक्सेस ड्रेन कहते हैं ना, एक्सेस ड्रेन कहते हैं, हम उसको जहां को खुला छोड़ देते हैं और उसमें पट्टियां करते रहते हैं, ये कौन सी हीलिंग है। कार किसमें अच्छा बने, प्राइमरी में अप्रोक्सीमेट करते सिर्फ लाइन में नहीं, सेकेंडरी में स्कार। इसीलिए हम लोगों को एडवाइस करते हैं, जो लोग आते हैं कि टांके लगवाने के नहीं मन करते हैं, टांके लगवा लें आपका स्कार अच्छा बन जाए, नहीं ये टांगे लगवाने टांगों के निशान रहेंगे, तो भाई सेकेंडरी हीलिंग की तरफ जाएंगे तो वो और बुरा स्कार बनेगा। ठीक है, इसीलिए आप इन लोगों को ये कौंसल करना है कि प्राइमरी हीलिंग इज ऑलवेज बेटर देन सेकेंडरी। ठीक है मैडम, एज पर प्रॉब्लम तो करते कंप्लीट है तुम्हारा वो आपका बता, तुम्हारा हाथ बच गया, ये बड़ी बात। मैं आपसे जो बात कर रहा था, जो मैं कह रहा था फिर बाद में आपसे इंशाल्लाह